हेलो जिग्नूस, क्या हालचाल, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द चैनल ग्रेविटी सर्कल, जिस पर हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, हम लोग इस चैप्टर को आपके कॉम्पिटिटिव यानी कि जेई और नीट लेवल पर पढ़ रहे हैं अलॉन्ग विद स्कूल्स। यानी हम लोग यहाँ पर स्कूल्स भी कवर कर रहे हैं, लेकिन जेई और नीट भी कवर कर रहे हैं। और जो क्वेश्चंस वगैरह कर रहे हैं वो बहुत अच्छे लेवल पर कर रहे हैं, मतलब इतना अच्छा लेवल पर तुम्हारे स्कूल्स में तो शायद ही आए। तो अगर तुमने ग्रेविटी सर्कल से स्कूल के लिए तैयारी कर ली तो टॉप करने वाले हो, जेई नीट के लिए तैयारी कर ली तो भी टॉप मारेंगे यार, केमिस्ट्री फोड़ेंगे, क्या बात कर रहे हो। तो चलो, हमने पिछले लेक्चर में यहां पर क्वांटम नंबर्स कंप्लीट कर लिए थे। हम लोगों ने ये लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर यहां पर देख लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर हमारे एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। तो हेडिंग डालेंगे आप सभी लोग, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, हम लोग हमारे ऑर्बिटल्स का यहां पर शेप डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहला शेप जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपके एस ऑर्बिटल का शेप। सबसे पहला शेप जो हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं दैट इज आपके एस ऑर्बिटल का शेप। गाइस, एस ऑर्बिटल की अगर मैं आपसे बात करूं तो पूरी दुनिया जानती है एस ऑर्बिटल का शेप होता है स्फेरिकल शेप। इट इज हैविंग अ स्फेरिकल शेप। एस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल शेप होता है। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की, आई रिपीट, क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत? पक्की बात? ओके। एस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल शेप होता है। दूसरी बात, अगर मैं आप लोगों से एस ऑर्बिटल की बात करूं तो अगर आप एस ऑर्बिटल को देखेंगे, फॉर एस ऑर्बिटल ऑफ एनी शेल, आप किसी भी शेल के एस ऑर्बिटल की बात करोगे, इट्स अजीमुथल क्वांटम नंबर शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 0। उसका अजीमुथल क्वांटम नंबर हमेशा 0 ही कहलाएगा। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? ओके। तो जब हम लोग इस स्फेरिकल शेप को बनाने की कोशिश करेंगे तो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है। और इस न्यूक्लियस के आसपास आप लोगों को इस प्रकार इलेक्ट्रॉन का क्लाउड देखने को मिलेगा। ये देखिए, इस प्रकार आपको एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इसके आसपास देखने को मिलेगा। एंड जैसा मैंने आपको बताया, ये पूरी तरीके से स्फेरिकल होगा क्योंकि ये स्ट्रक्चर में 2 डायमेंशनल बना रहा हूं। आपको ये सर्कुलर दिख रहा होगा बट रियलिटी में ये 3 डायमेंशनल है। आपका जो अंदर जो मैंने न्यूक्लियस बनाया है, ये न्यूक्लियस दिखता ही नहीं है। तो मैं इसे बोल दूंगा ये है मेरा 1s ऑर्बिटल, ये है मेरा 1s ऑर्बिटल। बोलो, क्या कोई तकलीफ, क्या कोई परेशानी, क्या कोई समस्या? क्या मैं एस ऑर्बिटल का शेप क्लियर हो गया? स्फेरिकल शेप ये होता है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, दैट विथ इंक्रीज इन एन क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी शेल। विथ इंक्रीज इन शेल या विथ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, द साइज ऑफ s orbital, the size of s orbital also increases. For example, 1s ऑर्बिटल का साइज 2s ऑर्बिटल से छोटा होगा, 2s ऑर्बिटल का साइज 3s ऑर्बिटल से छोटा होगा और 3s ऑर्बिटल का साइज 4s ऑर्बिटल से छोटा होगा। समझ पा रहे हैं हम लोग इस बात को? क्या हम लोग इस बात को समझ पा रहे हैं अच्छे तरीके से? पक्की बात, जरा ध्यान से देख लीजिए। क्या हम लोग इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं? ओके, अब आई थिंक ये ज्यादा अच्छा फोकस हुआ है। ओके, डन, कूल। हाँ, चलिए, तो क्या हम लोग इस बात को अच्छे तरीके से समझ पाए? नाउ गाइस, यहां पर आगे बढ़ने से पहले मैं इसके अंदर एक नोड को इंट्रोड्यूस कराऊंगा। क्या आप लोग जानते हैं व्हाट आर नोड्स? क्या आप लोग जानते हैं व्हाट आर नोड्स? बेटा, नोड्स इज एन एरिया, नोड इज एन एरिया वेयर प्रोबेबिलिटी, where probability of finding electron, where
प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना 0 होती है। नाउ गाइस, नोड आपके दो तरीके के होते हैं। नोड आपके दो तरीके के होते हैं। पहले नोड होते हैं मेरे प्यारे बच्चों आपके स्फेरिकल या रेडियल नोड। पहले नोड को क्या बोलते हैं? रेडियल या स्फेरिकल नोड। रेडियल और स्फेरिकल नोड, नाम से समझ में आ रहा है। स्फेरिकल मतलब गोल, टेनिस की बॉल जैसा, फुटबॉल जैसा गोल, गोल नोड। यानी कि यहां पर आप इस कॉन्सेप्ट को समझना, जैसे तुम्हारा ये एस ऑर्बिटल है। अब इस एस ऑर्बिटल को मैंने नाम दिया 1s ऑर्बिटल। अब गाइस ये पूरा स्फेरिकल है। अब मान लो यहां पर थोड़ी सी स्पेस छूट जाए और फिर इलेक्ट्रॉन्स मिलना शुरू हो जाए। थोड़ी सी जगह छूट जाए, थोड़ी सी जगह एम्प्टी रह जाए, थोड़ी सी जगह खाली रह जाए, और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको फिर इलेक्ट्रॉन्स मिलने लग जाए। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को फिर से इलेक्ट्रॉन्स दिखने लग जाए। तो अब क्या हुआ? अब यहां पर, अब आप यहां पर ध्यान से अगर इस चीज को देखें तो यहां पर आपका ये जो हिस्सा है, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये वाला पोर्शन आपका 1s ऑर्बिटल हो गया, ये वाला पोर्शन आपका 2s ऑर्बिटल हो गया, और 1s और 2s के बीच में एक खाली स्पेस मिल गई। तो ये हो गया तुम्हारा नोड, क्योंकि नोड का मतलब वो एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन ना मिले। और इस नोड को मैं बोलूंगा स्फेरिकल नोड। सर आपने इसको स्फेरिकल नोड किस बेसिस पर बोला? आप इमेजिन करो आपके पास में फुटबॉल है। आप जानते हैं जो फुटबॉल होती है, फुटबॉल के अंदर एक रबर का ब्लैडर होता है, ट्यूब जिसको बोलते हैं, ट्यूब रबर का। एक्चुअली हवा उसके अंदर भरी जाती है, लेकिन वो इतना सॉफ्ट और डेलिकेट होता है कि हमें उसके ऊपर एक हार्ड कवर चढ़ाना पड़ता है। तो जब हम मार्केट से फुटबॉल खरीद के लाते हैं तो फुटबॉल ब्लैक एंड व्हाइट कलर की या अलग अलग कलर्स की, अलग अलग टेक्सचर की हो सकती है, लेकिन वो उसके कवर की वजह से होती है। एक्चुअली अंदर ब्लैडर होता है। तो इमेजिन करो वो जो अंदर ब्लैडर है, ऑरेंज कलर का, बिल्कुल चिकना सा, सॉफ्ट सा, वो तुम्हारा न्यूक्लियस है। उसके ऊपर जो तुमने फुटबॉल के ऊपर कवर चढ़ाया है वो तुम्हारा 1s ऑर्बिटल हो गया। 1s ऑर्बिटल हो गया। तो 1s ऑर्बिटल ने देखो आपके न्यूक्लियस को किस तरीके से कवर किया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार ब्लैडर को या उस ट्यूब को आपके फुटबॉल के कवर ने कवर किया हुआ है। अब इमेजिन करो उस फुटबॉल के कवर के ऊपर मैं कवर और चढ़ा दूं, यानी ब्लैडर के ऊपर एक कवर की लेयर, या आपकी फुटबॉल तैयार हो गई। लेकिन उस कवर के ऊपर थोड़ी सी स्पेस छोड़ के मैं एक स्फेरिकल कोटिंग और चढ़ा दूं। तो पहली कोटिंग और दूसरी कोटिंग के बीच में जो गैप है उसको बोला जाता है स्फेरिकल नोड। लेकिन यहां पर शर्त क्या है कि ये स्फेरिकल होना चाहिए, गोल होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं स्फेरिकल नोड। स्फेरिकल नोड सबको क्लियर हो गया? तो हम बोलेंगे इट इज एन स्फेरिकल एरिया, इट इज एन स्फेरिकल एरिया वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई? क्या ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की, आई रिपीट, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत? गाइस, रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है, आपके रेडियल नोड को जो पता लगाने का तरीका होता है वो होता है n माइनस l माइनस 1। वो क्या होता है? n माइनस l माइनस 1, वेयर n इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इज योर अजीमुथल क्वांटम नंबर, -1, n माइनस l माइनस 1। तो अब हम लोग जरा रेडियल नोड निकालने की कोशिश करें, देखते हैं। चलिए, तो मान लीजिए अगर मेरे पास में यहां पर 1s ऑर्बिटल है, मान लीजिए अगर मेरे पास में यहां पर 1s ऑर्बिटल है, तो 1s ऑर्बिटल के लिए रेडियल नोड कितने होंगे? 1s ऑर्बिटल के लिए रेडियल नोड कितने होंगे? n माइनस l माइनस 1। तो यहां पर मैंने देखा कि यार 1s ऑर्बिटल में 1 स्टैंड्स फॉर फर्स्ट शेल, मतलब ये फर्स्ट शेल में। आप और मैं सब इस बात को जानते हैं कि s ऑर्बिटल के लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर हमेशा 0 होता है,
-1, तो 1 - 1 विल बिकम इक्वल टू 0, यानी कि 1s ऑर्बिटल में देयर इज नो रेडियल नोड, यहां पर किसी भी प्रकार का रेडियल नोड नहीं है। इसका मतलब यह है कि यहां पर आपका न्यूक्लियस आ गया और न्यूक्लियस को चिपक के, न्यूक्लियस को एकदम लग के, न्यूक्लियस से एकदम सट के, चिपक के, एकदम उसमें घुस के आपको यहां पर क्या देखने को मिलेंगे, आपको यहां पर 1s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, आपको यहां पर 1s ऑर्बिटल देखने को मिलेगा। यानी आप देखो न्यूक्लियस और 1s ऑर्बिटल इस प्रकार से अरेंज्ड है। ये आपका 1s ऑर्बिटल का यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया, ये आपका 1s ऑर्बिटल हो गया, और वो आप लोगों को अब इस प्रकार नजर आ रहा है। आप लोग सब जानते हैं कि जब हम न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होंगे तो ये क्लाउड थोड़ा ज्यादा गहरा होगा, और जैसे जैसे हम लोग इससे दूर जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग इससे दूर जाएंगे, ये देखिए जैसे 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 हम लोग इससे दूर जाएंगे ये थोड़ा लाइट होता जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ये तुम्हारा 1s ऑर्बिटल हो गया। अब हम यहां पर फाइंड आउट करते हैं रेडियल नोड फॉर 2s ऑर्बिटल। आइए आप और मैं मिलकर 2s ऑर्बिटल के लिए रेडियल नोड निकालें। तो 2s ऑर्बिटल के लिए रेडियल नोड का फॉर्मूला हो जाएगा n - l - 1। यहां पर n की वैल्यू, क्योंकि आप सेकेंड शेल में चले गए हैं इसलिए 2, अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 और 1। तो यहां पर आपको रेडियल नोड की वैल्यू क्या मिली, 1, यानी कि 2s ऑर्बिटल के पास में एक रेडियल नोड होता है। दैट मींस कि आपका ये जो 1s ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल और 2s ऑर्बिटल के बीच में आपको एक नोड दिखाई देगा। ये देखिए, अब आप यहां पर क्लियरली देख पा रहे हैं कि 2s ऑर्बिटल बनने के बाद जब आप 1s ऑर्बिटल को देखेंगे तो 1s ऑर्बिटल, आप देखिए 1s ऑर्बिटल और 2s ऑर्बिटल के बीच में देयर इज अ गैप, एक खाली स्पेस नजर आ रही है। ये देखो, ये हो गया तुम्हारा 2s ऑर्बिटल, और 1s ऑर्बिटल और 2s ऑर्बिटल के बीच में आ गया ये तुम्हारा पहला रेडियल नोड। तो ये हो गया ना 2s ऑर्बिटल के अंदर एक नोड। समझ में आई? अब हम यहां पर बात करते हैं हमारे 3s ऑर्बिटल के लिए। 3s ऑर्बिटल के लिए, 3s ऑर्बिटल, 3s ऑर्बिटल के लिए रेडियल नोड का फॉर्मूला n की जगह आ जाएगा 3, l की जगह आ जाएगा 0 और यहां आ जाएगा 1। तो इसके रेडियल नोड की वैल्यू हो गई 2, यानी 3s ऑर्बिटल के पास में 2 रेडियल नोड है, एक तो ऑलरेडी अरेंज्ड है, ये एक और आ गया। ये तुम्हारा 3s ऑर्बिटल आ गया। देखो 3s ऑर्बिटल का साइज भी बड़ा है, आप खुद देख पा रहे हैं 3s ऑर्बिटल का साइज भी बड़ा है। ये देखो, तो ये बन गया तुम्हारा 3s ऑर्बिटल, और यहां आ गया आपका सेकेंड वाला रेडियल नोड। तो 3s ऑर्बिटल को जब आप देखोगे तो आपको 3s ऑर्बिटल के अंदर एक नोड दिखाई देगा, फिर इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे, फिर आपको सेकेंड नोड दिखाई देगा, फिर इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे, फिर न्यूक्लियस दिखाई देंगे। तो 3s ऑर्बिटल के अंदर आपको 2 नोड दिखाई देंगे। इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों आप लोग रेडियल नोड निकाल सकते हो। तो क्या आप लोगों को पहला नोड रेडियल नोड क्लियर हुआ? रेडियल नोड पढ़ने के बाद अब हम लोग हमारे सेकेंड नोड की तरफ चलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्लेनर नोड। प्लेनर नोड, कौन सा नोड मेरे प्यारे बच्चों? प्लेनर नोड। यानी यहां पर हम लोग बात करेंगे एकदम प्लेन की, या कुछ किताबें इसे नोड प्लान भी बोलती है। नोड प्लेन, PLANE, सॉरी, नोड प्लेन, नोड प्लेन। अब यहां पर क्या मतलब इसका? मतलब हम लोग एक प्लेन में से कट कर रहे हैं। आप लोग सब जानते हैं कि आपके पास में 3 एक्सिस होते हैं, X, Y और Z। आपके पास में यहां पर 3 एक्सिस होते हैं, X, Y और Z। अगर इन तीनों प्लेन्स की मैं बात करूं, तो अगर मैं X प्लेन की बात करूं, तो मान लीजिए मेरे पास में एक स्फेरिकल नोड है, आई मीन मेरे पास में एक स्फेरिकल ऑर्बिटल है। अगर मैं इसे इस एक्सिस से देखूं, मतलब अगर मैं इसे बिल्कुल बीच में से ऐसे काट दूं, तो मैं बोलूंगा मैंने इसको एक प्लेन से काटा है। अगर मान लीजिए मेरे पास में अगेन एक स्फेरिकल ऑर्बिटल है, अगर मैं उसे ऐसे काट दूं, तो जैसे अभी मैं बोलूंगा कि मैंने इसको एक्स प्लेन से काटा है, ऊपर से नीचे ऐसे।
अब मैंने इसको y प्लेन से काटा है ऐसे, यानी ऐसे देख रहा हूं मैं, या अगर मैं z की बात करूंगा तो मैंने इसको ऐसे काटा है, तो ये प्लेन हो गया। यानी आप लोग समझ गए प्लेन का मतलब क्या है। जैसे तुम्हारे पास में ये स्फेरिकल नोड है, स्फेरिकल लोब है, सॉरी स्फेरिकल ऑर्बिटल है, उस स्फेरिकल ऑर्बिटल को आपने बीच में से काट दिया। यानी इमेजिन करो अभी आप क्या देख रहे थे, अभी आप फुटबॉल के चारों तरफ देख रहे थे कि खाली स्पेस कहां है। अब आप क्या देख रहे हो, अब आप फुटबॉल को बीच में से काट देते हो। आपने फुटबॉल लिया और फुटबॉल को बीच में से काट के दो इक्वल टुकड़े कर दिए, और वो दो इक्वल टुकड़ों में देख रहे हो कि अच्छा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कि नहीं। समझ में आई बात आप लोगों को। तो ऐसे नोड्स को नोड प्लेन बोला जाता है। ऐसे नोड्स को नोड प्लेन बोला जाता है। तो हम लोग नोड प्लेन को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द प्लेन where probability of finding electron is 0। अब एक बात बताओ, इस स्फेरिकल चीज को मान लो तुम्हारे पास में कोई स्फेरिकल चीज है ये। अब इस स्फेरिकल चीज को अगर तुम बीच में से काट दोगे तो ये यहां पर इसके बीच में, ये यहां वाली पोजीशन पर क्या आपको नोड मिलेगा? पॉसिबल ही नहीं है। ये तो गोल चीज है सर, गोल चीज है। मान लो तुम्हारे पास में गोल पत्थर है, उस गोल पत्थर को अगर तुम बीच में से काट के दो टुकड़े भी कर दोगे तो पत्थर के अंदर भी तुमको पत्थर ही दिखाई देगा। भाई फुटबॉल के अंदर तो हवा थी, लेकिन एटम के अंदर हवा थोड़ी है। एटम के अंदर ये जो तुमको स्फेरिकल क्लाउड दिख रहा है ये तो पूरा इलेक्ट्रॉन से बना है, तो ये खाली नहीं है। मतलब इस स्फेरिकल पोर्शन के अंदर आपको हर तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ नजर आ रहा है। ये देखो, यू आर ऑब्जर्विंग इलेक्ट्रॉन एवरीवेयर। तो कभी भी एक बात ध्यान रखना कि स्फेरिकल चीज के अंदर तो नोड नहीं मिलेगा, लेकिन नोड निकालने का मैं आपको फिर भी फॉर्मूला दे देता हूं कि अगर आप लोगों को नोड प्लेन निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है L, यानी इट इज ऑलवेज इक्वल टू अजीमुथल क्वांटम नंबर। इट इज ऑलवेज इक्वल टू अजीमुथल क्वांटम नंबर। नाउ अगर मैं यहां पर बात करूं फॉर 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल के लिए अगर मैं नोडल प्लेन की बात करूं np की, तो नोडल प्लेन का फॉर्मूला होता है L। और हम लोग जानते हैं हमारे s ऑर्बिटल के लिए, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले लिखाया कि हमारे s ऑर्बिटल के लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर इज ऑलवेज 0। तो इसके लिए नोडल प्लेन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। यहां पर इसके नोडल प्लेन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि ये भी 2s ऑर्बिटल है। 3s ऑर्बिटल के भी नोडल प्लेन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। यानी s ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन की वैल्यू आपको हमेशा 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 0 दिखाई देगी, हमेशा 0 दिखाई देगी। क्या ये चीज क्लियर हुई मेरे प्यारे बच्चों को? क्या ये चीज मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को क्लियर हुई? अच्छा, तीसरी बात अब मैं यहां पर बात करता हूं टोटल नोड्स की। यानी अब आपसे यहां पर कोई पूछता है कि मान लो तुम्हारे पास में एक s ऑर्बिटल है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं? तो पहला नोड तुम्हारा रेडियल नोड हो गया n-l-1 प्लस दूसरा नोड तुम्हारा प्लेनर नोड हो गया या प्लेन नोड हो गया l। तो l से l कट गया तो यहां पर वैल्यू क्या बची? n-1। तो ये फॉर्मूला आप लोग यूज करेंगे टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ नोड। टोटल नंबर ऑफ नोड निकालने के लिए आप लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 1s ऑर्बिटल के लिए, 1s ऑर्बिटल के लिए टोटल नंबर ऑफ नोड कितने हो जाएंगे? n-1। 1s ऑर्बिटल के लिए, 1s ऑर्बिटल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होगा, और 1 तो 1 ही होगा, तो 1-1 यानी 0। यानी आपके s ऑर्बिटल के लिए रेडियल नोड भी 0, नोडल प्लेन भी 0 और टोटल नंबर ऑफ नोड भी 0। लेकिन 2s ऑर्बिटल के लिए क्या हो जाएगा? 2s ऑर्बिटल के लिए टोटल नोड हो जाएंगे 2-1, क्योंकि आप सेकेंड शेल में चले गए हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। इसके लिए टोटल नोड कितने हो जाएंगे? 3-1 यानी कि 2। तो इस तरीके से आप लोग s ऑर्बिटल के लिए अलग 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 नोड्स निकाल सकते हो। अब जरा इस पॉइंट को ध्यान में रखना और याद करो, मैंने आप लोगों को क्वांटम नंबर्स पढ़ाने से पहले ये कर्व पढ़ाया था। क्वांटम नंबर पढ़ाने से पहले मैंने आप लोगों को एक कर्व पढ़ाया था
जिसमें मैंने आपको वेव फंक्शन और साई स्क्वायर की सिग्निफिकेंस सिखाई थी। गाइस अब तुमको समझ में आया, ये वाला कर्व एक्चुअली 1s ऑर्बिटल के लिए था। ये वाला कर्व एक्चुअली 1s ऑर्बिटल के लिए था। 1s ऑर्बिटल के अंदर जब आप न्यूक्लियस के नजदीक होते हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन साई स्क्वायर आपका बहुत हाई होता है। यानी न्यूक्लियस के आप जितना नजदीक रहोगे, यानी न्यूक्लियस से आपका डिस्टेंस जितना कम रहेगा, उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन रहेगी। लेकिन जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाना चालू हो जाओगे, इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना धीरे 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 कम होती जाएगी और न्यूक्लियस से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। देखो पक्का जीरो नहीं हुई है, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। लेकिन जब आप लोग 2s ऑर्बिटल के लिए ये कर्व निकालते हो और यहां पर आप वेव फंक्शन साई लेकर चलते हो, तो आप यहां पर देखते हो कि प्रोबेबिलिटी मिलने की धीरे 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 इलेक्ट्रॉन मिलने की यहां पर आकर अल्टीमेटली जीरो हो गई। और जीरो होने के बाद ये वैल्यू नेगेटिव में चली गई। अब आप मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना जीरो हो सकती है, जीरो हो सकती है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, कभी नेगेटिव थोड़ी हो सकती है। वो तो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कभी जीरो हो सकती है लेकिन माइनस नहीं हो सकती। मान लो आपसे कोई बोले कि यार भारत के अंदर पॉपुलेशन 1 करोड़ है, इमेजिन करो, अब कम हो रही है, 50 लाख, 5 लाख, 5,000, 10, 5, 2 और आखिरी में सिर्फ मोदी जी बचे हैं 1, फिर अब कोई भी नहीं बचा, जीरो। अब थोड़ी होगा कि इंडिया की पॉपुलेशन -5 है, मतलब 5 लोग अमेरिका से इंडिया आएंगे तो वो मर जाएंगे, फिर जीरो हो जाएंगे। माइनस में होती है कभी पॉपुलेशन, वैसे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कभी जीरो हो सकती है क्या? नॉट पॉसिबल, इट विल नेवर बी पॉसिबल। तो यहां पर साई ने गड़बड़ी कर दी, इसलिए साई मैथ्स में अच्छा लगता है लेकिन रियल लाइफ में साई की कोई यूटिलिटी नहीं है, इसलिए हम इसको साई स्क्वायर कर देते। स्क्वायर कर देने से आप लोग जानते हो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो जाती है। अगर आप पॉजिटिव का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव के स्क्वायर के बाद भी वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसीलिए फिर हम लोगों ने 2s ऑर्बिटल के लिए साई स्क्वायर वर्सेस आर निकाला। तो जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर गए दूर गए दूर गए दूर गए दूर गए, यहां पर आपको एक नोड मिला, यहां पर आपको एक नोड मिला। ये नोड कौन सा होगा? ये आपका रेडियल नोड होगा। आप खुद इसे डायग्राम में देखें, देखिए ये पहले आपको जो इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं वो ये रहे, फिर आप न्यूक्लियस से थोड़ा दूर गए दूर गए दूर गए दूर गए, ये देखो यहां से लेके यहां तक आपको नोड मिला। ये देखिए ग्राफ में ये रहा वो नोड। फिर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना बढ़ने लगी और मैक्सिमम हो गई। इसका मतलब ये तुम्हारा सेकेंड शेल का इलेक्ट्रॉन आ गया, ये देखो ये तुम्हारा 2s ऑर्बिटल आ गया। और फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना यहां आते 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 थोड़ा दूर जाते आते 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 फिर कम हो गई। समझ में आई प्यारे बच्चों मेरे बात? अगर आप यही कर्व 3s ऑर्बिटल के लिए बनाओगे, अगर आप यही कर्व 3s ऑर्बिटल के लिए बनाओगे तो ये पहले नीचे जाएगा, फिर ये ऊपर आएगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर ये ऊपर आएगा और फिर ये चला जाएगा। ये 3s ऑर्बिटल के लिए हो जाएगा साई स्क्वायर वर्सेस आर। यहां पर आपको 2 नोड मिलेंगे, एक नोड यहां पर मिलेगा और एक नोड आपको यहां पर मिलेगा। ये आप न्यूक्लियस से चले 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 इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना कम हुई कम हुई कम हुई कम हुई, जीरो हो गई। यहां तक 1s ऑर्बिटल दिख गया, फिर बड़ी 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 2s ऑर्बिटल दिख गया, फिर कम हुई कम हुई कम हुई कम हुई कम हुई, जीरो हो गई। जीरो कहां हो रही है? ये देखो ये यहां पर जीरो हो गई, ये देखो ये तुम्हारा एक और रेडियल नोड हो गया। फिर थोड़ा और न्यूक्लियस से दूर गए तो फिर बढ़ने लगी बढ़ने लगी बढ़ने लगी बढ़ने लगी, मैक्सिमम हो गया, फिर कम हो गई कम हो गई कम हो गई, तो ये तुम्हारा 3s ऑर्बिटल हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों को ये कर्व दिए गए स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन की मदद से, साई स्क्वायर की मदद से, और आपको इसी वजह से s ऑर्बिटल के बारे में इतना पता लगा। क्या आपको s ऑर्बिटल के बारे में कोई परेशानी? क्या हम लोग s ऑर्बिटल को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत शानदार तरीके से समझ चुके हैं? क्या हमें इन शेप्स के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत? चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग हमारे सेकेंड ऑर्बिटल की तरफ चलते हैं जिसका नाम है p ऑर्बिटल। गाइस p ऑर्बिटल के अंदर अगर मैं बात करूं तो जैसा मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया कि p ऑर्बिटल का शेप हम लोग डिस्कस करेंगे। बेटा इसका शेप होता है डंबल शेप।
इसका शेप होता है डंबल शेप। डंबल शेप मतलब इसके अंदर आपको एक लोब इस तरफ दिखाई देगा, ये देखिए एक तरफ आपको लोब इस तरीके से दिखाई देगा, ये देखो प्यारे बच्चों, और एक लोब आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ये एक डंबल की तरह होता है। जो हम लोग जिम जाते हैं, खैर जिम जाने से हमारा कोई नाता नहीं, हम लोग केवल जिमने जाते हैं, यानी हम लोग केवल खाना खाने जाते हैं। हम लोग खाना खाने में विश्वास रखते हैं, खाने को पचाकर बॉडी बनाने में नहीं। हम केवल एक ही चीज बनाएंगे जीवन में, दैट इज हमारी तोंद। तो ये इस तरीके का डंबल शेप होता है जिसमें दो लोब होते हैं। यहां पर आप देखो इस लोब के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलता है, इस लोब के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलता है, लेकिन ये इसके अंदर एक नेचुरल नोड हो गया। नोड मतलब यहां पर आपको कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। समझना इस चीज को, ये तुम्हारा न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का लोब तुम्हें यहां दिख रहा है और एक लोब तुम्हें यहां पर दिख रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां दिख रहा है। तो ये तुम्हारे दो लोब्स हो गए। अब ये जो बीच वाला नोड एरिया है वो ये है। ऑब्वियसली यहां पर तुम्हारा न्यूक्लियस आ गया है और न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी तो जीरो ही होती है, इसीलिए हम इसे नोड कह के रिप्रेजेंट कर देते हैं। अच्छा, हमेशा ध्यान रखना p ऑर्बिटल के लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होती है और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 अप टू जहां तक जाओगे वहां तक होगी। p ऑर्बिटल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 कभी नहीं होगा। फर्स्ट शेल में p ऑर्बिटल्स कभी भी दिखाई नहीं देते हैं। क्या यह बात आप लोगों को समझ में आई? अच्छा, अगला पॉइंट ध्यान रखेंगे, दैट विद इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर the shape, I would say the size of p orbital increases। यानी आपके जो थर्ड शेल के p ऑर्बिटल होंगे, आपके थर्ड शेल के p ऑर्बिटल होंगे, इनका साइज आपके 2p ऑर्बिटल से ज्यादा बड़ा होगा। फोर्थ शेल के p ऑर्बिटल्स जो होंगे उनका साइज थर्ड से बड़ा होगा। समझ में आई प्यारे बच्चों को बात? क्या आप लोगों को यह बात समझ में आई मेरे प्यारे किडीज? क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्की बात? ग्रेट। अगर हम यहां पर इन ऑर्बिटल्स के अंदर मौजूद एनर्जीज की बात करें तो ऑब्वियसली 2p ऑर्बिटल के अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है, 2p ऑर्बिटल के अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी कम होगी। उससे ज्यादा एनर्जी 3p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की होगी, उससे ज्यादा एनर्जी 4p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की होगी। इलेक्ट्रॉन वाइज भी इस तरीके से काम करेंगे। अगर हम लोग हमारे p ऑर्बिटल के बारे में बात करें तो आप लोग जानते हैं p ऑर्बिटल का अजीमुथल क्वांटम नंबर 1 होता है। इसका मतलब अगर मैं इसका रिप्रेजेंटेशन लिखूं, सॉरी 1 होता है, तो इसके लिए m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। और इसके m की वैल्यू लिखी कैसी जाती है? -1, 0 एंड +1। और इन्हें नाम क्या दिया जाता है? इन 3 p ऑर्बिटल को नाम दिया जाता है px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल और pz ऑर्बिटल। ना ये px, py, pz क्या है? आइए हम इनके स्ट्रक्चर्स पढ़ के समझने की कोशिश करें। देखिए बेटा, आपके पास में पर 3 एक्सिस हो सकते हैं। एक p एक्सिस होता है, एक आपका ये होता है x एक्सिस, एक होता है आपका ये y एक्सिस और एक होता है आपका ये z एक्सिस। आपके पास में टोटल 3 टाइप के एक्सिस होते हैं, p एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। ये हो गया आपका x एक्सिस,
ये हो गया आपका y एक्सिस और ये हो गया आपका z एक्सिस। अगर आपका p ऑर्बिटल x एक्सिस पर पड़ा है, अगर आपका p ऑर्बिटल x एक्सिस पर पड़ा है तो इस ऑर्बिटल को नाम दिया जाएगा px ऑर्बिटल। अगर आपका ऑर्बिटल y एक्सिस पर पड़ा है, अगर आपका ऑर्बिटल y एक्सिस पर पड़ा है तो इसे बोला जाएगा py, और अगर आपका ऑर्बिटल z एक्सिस पर पड़ा है तो इसे बोला जाएगा pz ऑर्बिटल, px, py and pz ऑर्बिटल। दिस इज हाउ योर px, py and pz ऑर्बिटल लुक्स लाइक। मतलब अगर इन तीनों को मैं कंबाइन करूं तो ये हो गया तुम्हारा देखो px ऑर्बिटल, ये हो गया देखो प्यारे बच्चों आपका py ऑर्बिटल, और ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों आपका pz ऑर्बिटल। ये देखिए ये पीछे की तरफ जा रहा है, ये फ्रंट की तरफ आ रहा है। इस तरीके से आपको आपका px, py और pz ऑर्बिटल नजर आता है। क्या ये चीज क्लियर हुई मेरे प्यारे बच्चों? दिस इज योर px ऑर्बिटल, दिस इज योर py ऑर्बिटल एंड दिस इज योर pz ऑर्बिटल। क्या ये चीज क्लियर हो रही है? तो इस प्रकार आपको आपका p ऑर्बिटल का शेप वगैरह सब कुछ नजर आएगा। क्या हमें ये चीज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रही है? अगर हम लोग हमारे p ऑर्बिटल्स के नोड्स की बात करें तो हम लोग यहां पर पहले लिखेंगे रेडियल नोड, नोडल प्लेन और टोटल नोड। अगर मान लीजिए अब यहां पर 2p ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, अब इसमें px, py, pz तीनों आ गया, ठीक है। इसके अंदर 2px भी आ गया, 2py भी आ गया और 2pz भी आ गया। तीनों की एनर्जी बराबर होती है, इसलिए तीनों को मैं इक्वल करके लिख रहा हूं। इन तीनों के लिए आप लोग जानते हो अजीमुथल क्वांटम नंबर 1 होगा। तो रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है? n माइनस l माइनस 1। मुझे बताइए यहां पर ये सेकेंड शेल में मौजूद है, देखो तभी 2 लिखा हुआ है, तो 2 माइनस 1 माइनस 1 यानी कि 0, यानी 2p ऑर्बिटल के अंदर रेडियल नोड होता है 0। 2p ऑर्बिटल के पास में किसी भी टाइप का रेडियल नोड नहीं होता। 2p ऑर्बिटल के अंदर किसी भी तरीके का रेडियल नोड नहीं होता। एक बार जरा इसको ध्यान से ऑब्जर्व कर लीजिए, है ना? 100% क्लियर होती है ये चीज, हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों? कितने रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड होते हैं? 0। चलिए नोडल प्लेन की बात करते हैं, ये तो L के बराबर होता है, तो यहां पर L की वैल्यू 1 यानी एक नोडल प्लेन होता है। टोटल नोड का फॉर्मूला n माइनस 1 होता है, तो यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, तो 2 माइनस 1 यानी कि 1, तो ये तुम्हारा 2p के लिए हो गया। आप सिमिलरली 3p ऑर्बिटल के लिए सारे नोड्स निकाल लीजिए। 3p ऑर्बिटल भी हो, अजीमुथल की वैल्यू तो 1 ही होगी। यहां पर रेडियल नोड हो जाएगा 3, क्योंकि यहां पर तुम्हारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया 3, आप सेकेंड से थर्ड शेल पर आ गए हो, तो 3 माइनस 1 माइनस 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1। 3p ऑर्बिटल के लिए आपके रेडियल नोड की वैल्यू आ जाएगी 1। L की वैल्यू तो अभी भी 1 रहेगी, क्योंकि अजीमुथल क्वांटम नंबर तो हमेशा 1 रहेगा, लेकिन टोटल नंबर ऑफ नोड की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 1, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है। 3 माइनस 1 यानी कि 2। समझ गए प्यारे बच्चों? इस तरीके से आप लोग रेडियल नोड्स वगैरह फाइंड आउट कर सकते हो। सिमिलरली आप 4p, 5p, 6p किसी के लिए भी निकाल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे तीसरे और आखिरी ऑर्बिटल की बात करेंगे हम लोग। f ऑर्बिटल का शेप डिस्कस नहीं करते, क्योंकि f ऑर्बिटल का शेप बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज्यादा डिफ्यूज्ड, बहुत ज्यादा बिखरा हुआ, इस वजह से हम लोग उसके शेप की बात कभी नहीं करते, क्योंकि बिखरना d ऑर्बिटल से शुरू हो जाती है चीज। तो गाइस d ऑर्बिटल के शेप को बोला जाता है, देयर आर टू शेप्स शोन बाय d ऑर्बिटल। 4 ऑर्बिटल्स जो होते हैं आपके d ऑर्बिटल के अंदर, 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, इनका शेप डबल डंबल होता है, और एक ऑर्बिटल का शेप
और एक ऑर्बिटल का शेप यहां पर डोनट शेप हो जाता है। डोनट शेप, आप लोगों ने मेदू वड़ा खाया होगा, मेदू वड़ा ऐसा गोल गोल वड़ा होता है, उसके बीच में छेद होता था, मेदू वड़े ऐसा इसका छेद होता है, डबल डंबल शेप होता है। हम इसके शेप डिस्कस करेंगे। इसके लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमेशा से ही 2 रही है। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा, यहां पर भी हम लोग ध्यान रखेंगे दैट विथ इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर the size and energy of d orbitals increases. Size and energy of d orbitals increases. ये सब बेसिक बातें हम लोगों को अब पता चल गई है। आइए हम लोग इनके शेप्स की बात करें। तो यहां पर मैं पहले इनके एक्सिसेस बना देता हूं। 2 नोट 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 2 नोट। ठीक है, ये मैंने इनके ऑर्बिटल्स मतलब एक्सिस बना दिए। क्या बना दिए? एक्सिस। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्स डैश। ये आपका वाई एक्सिस हो गया, वाई वाई डैश। ये आपका एक्सिस हो गया एक्स एक्स डैश, लेकिन अब ये हो गया जेड जेड डैश। ये हो गया y y डैश, ये हो गया z z डैश, ये अगेन x x डैश, y y डैश, ये हो गया z z डैश। ये आपके एक्सिस हो गए। अब यहां पर मेरे प्यारे बच्चों पहले d ऑर्बिटल को ध्यान से देखेंगे। डबल डंबल है तो पहले d ऑर्बिटल के अंदर एक लोब यहां, दूसरा लोब यहां, तीसरा लोब यहां और चौथा लोब यहां होता है। इस तरीके से ये समझ में आई बात प्यारे बच्चों? इस वजह से इस ऑर्बिटल को बोला जाता है dxy ऑर्बिटल। तो क्या अब आपको dxy का मतलब समझ में आया? यानी यहां पर d ऑर्बिटल के जो डबल डंबल है, एक डंबल में 2 लोब ये और ये, तो डबल डंबल में 4 लोब, 3 और 4, तो ये चारों के चारों लोब x और y के बीच में होते हैं। ये वाला लोब x और y के बीच में, ये वाला लोब x और y के बीच में, ये वाला लोब x और y के बीच में, चारों लोब x और y एक्सिस के बीच में दिखाई देते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां पर भी आपको एक लोब यहां दिखाई देगा, दूसरा लोब यहां दिखाई देगा, और यह बन गया मेरे प्यारे बच्चों आपका डी एक्स जेड ऑर्बिटल। चारों के चारों लोब x और z, x और z, x और z, x और z के बीच में। यहां पर एक लोब यहां आ गया, एक लोब यहां आ गया। यहां पर सारे के सारे लोब y z, y z, y z और y z के बीच में, तो हो गया डी वाई जेड। समझे प्यारे प्यारे बच्चे बात को मेरी? फिर आगे चलते हैं, इसकी बात करते हैं। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, अब यहां पर आपको पहला डंबल पूरा का पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ा हुआ दिखाई देगा। देखो पूरा का पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ा हुआ दिखाई देगा, और वाई वाला आपको पूरा का पूरा वाई के ऊपर पड़ा हुआ दिखाई देगा। ये पूरा का पूरा आपको वाई के ऊपर पड़ा हुआ दिखाई देगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? तो यहां पर इसका नाम हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्या आपको अभी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट समझ में आया? यहां पर ये x के ऊपर 2 हम x स्क्वायर पढ़ लेते, बट लिटरली इसका मीनिंग स्क्वायर नहीं है। इसका मीनिंग है d ऑर्बिटल का एक डंबल या d ऑर्बिटल के 2 लोब्स x एक्सिस के ऊपर पड़े हुए हैं। क्या बोल रहा है ये? d ऑर्बिटल के 2 लोब्स x एक्सिस के ऊपर पड़े हुए हैं, और उसी d ऑर्बिटल के 2 लोब्स y एक्सिस के ऊपर पड़े हुए। बात समझ में? इसीलिए उसको डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बोला गया। इसे देखते हैं, आखिरी शेप को देखते हैं। एक लोब z पर पड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम हो गया डी जेड स्क्वायर। सर बट इसका शेप क्या होगा? आप देखेंगे
कि जो डबल डंबल में आप देखो चारों ऑर्बिटल्स में आपको दो दो डंबल दिखाई दे रहे हैं, एक डंबल ये, 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 एक डंबल ये। यहां पर एक डंबल तो दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरा डंबल जो है वो इस तरीके से मेदू वड़े या मैं कहूं हमारे डोनट की तरह हो गया है। इट इज लुकिंग लाइक अ डोनट। आप देखो ये एकदम डोनट की तरह, इस प्रकार से एक सर्कुलर डिफ्यूज्ड रिंग की तरह हो चुका है, जिसके अंदर से बाहर आप लोगों को ये हमारा डी ऑर्बिटल जाकर दिखता है। तो दिस इज योर डोनट शेप, ये तुम्हारा डोनट शेप हो गया। तो आपको जैसा मैंने कहा था कि यहां पर ही आते आते डी ऑर्बिटल का शेप डिफ्यूज होने लगता है, बिखरने लगता है, वो अपने शेप को रिटेन नहीं कर पाता, तो एफ ऑर्बिटल का शेप पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों ये हो गए आपके डी ऑर्बिटल के शेप। यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा, ये वाले जो आपके दो ऑर्बिटल्स हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इन्हें एक्सियल ऑर्बिटल्स बोला जाता है। These are axial d orbitals. Why they are called as axial d orbitals? क्योंकि ये एक्सिस के ऊपर पड़े हैं। They are present on the axis. They are present on the axis. लेकिन अगर मैं ऊपर के इन तीनों नमूनों की बात करूं, dxy, dyz और dzx, अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो ये तीनों आपके नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स की तरह जाने जाएंगे। ये आपके नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स की तरह जाने जाएंगे, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये एक्सिस के ऊपर नहीं, एक्सिस के बीच में पड़े हैं, यानी एक्स और वाई एक्सिस के बीच में। ये देखो पड़े हुए मेरा मुंह लोब है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और देखो मेरा मुंडा। समझ में आ रही बात? तो ये एक्सिस के ऊपर नहीं है। ठीक है, इज दिस वेरी मच क्लियर टू यू? चलो आगे बढ़ते हैं। अब डी ऑर्बिटल के अंदर भी हम लोग हमारे रेडियल नोड, जिसका फॉर्मूला n-l-1 होता है, हमारे नोडल प्लेन्स जिसका फॉर्मूला n होता है, और हमारे टोटल नोड्स जिसका फॉर्मूला n-1 होता है, हम डी ऑर्बिटल के लिए निकालते हैं। जैसा आप लोग जानते हैं कि डी ऑर्बिटल में जो पांचों ऑर्बिटल्स है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इन सबकी एनर्जी बराबर होती है। इन सबके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और अजीमुथल क्वांटम नंबर सेम होता है। तो मैं यहां पर डी ऑर्बिटल के लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 लिख के छोड़ देता हूं। तो हमें डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर के लिए अलग अलग से वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है। हमें अलग अलग से वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है। आप सारे डी ऑर्बिटल के लिए सेम वैल्यू मिलेगी आपको, इसलिए आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर आप लोग जानते हैं थर्ड शेल में आपको पहली बार डी ऑर्बिटल मिलता है। अच्छा, मैं यहां पर आपको जैसा मैंने बताया कि ये इसकी एल की वैल्यू हमेशा 2 होती है। हमेशा ध्यान रखना, डी ऑर्बिटल आपको हमेशा पहली बार थर्ड शेल में दिखाई देगा, फिर थर्ड के बाद फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवेंथ में एंड सो ऑन दिखाई देगा। तो यहां पर आप देखो आपको पहली बार 3D ऑर्बिटल दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हो गई 3, अजीमुथल की वैल्यू हो गई 2 और 1, तो ये हो गया 0। यहां पर अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हो गई 2, तो ये हो गया 2, और यहां पर n-1 यानी 3-1 यानी कि ये हो गया 2। तो टोटल नोड है 2, प्लेन नोड है 2 और रेडियल नोड है 0। अगर मैं 4D ऑर्बिटल के लिए बात करूं तो मैं जानता हूं कि 4D ऑर्बिटल के लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू तो यहां पर भी 2 होती है। तो यहां पर रेडियल नोड की वैल्यू हो गई 4-2-1 यानी कि 1। यहां पर वैल्यू अभी भी 2 रहेगी, यहां पर 4-1 विल बिकम इक्वल टू 3। तो इस तरीके से आप लोग किसी के भी नोड निकाल सकते हैं, आप किसी के भी नोड बड़े आराम से निकाल सकते हैं। 3D ऑर्बिटल, 4D ऑर्बिटल, 5D ऑर्बिटल, 6D ऑर्बिटल एंड सो ऑन। आगे चलते हैं और F ऑर्बिटल के बारे में स्टार बना के कुछ लिमिटेड बातें लिख लेते हैं। F ऑर्बिटल्स के लिए स्टार बनाकर कुछ लिमिटेड बातें लिख लेते हैं, जिससे हमें ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। गाइस, F ऑर्बिटल के लिए
आप सबसे पहले बात लिखेंगे कि ये आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन में मिलेगा। यानी f ऑर्बिटल आपको पहले तीन शेल में दिखाई नहीं देगा, ये पहली बार फोर्थ शेल में दिखाई देगा। ओके, नाउ अगर आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है तो इस केस में आपका अजीमुथल क्वांटम नंबर हो जाएगा 3, n-1 वाले फॉर्मूला से। लेकिन इसे मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा? इसे मैं रिप्रेजेंट करता हूं हमेशा 0 to L से। तो यहां पर पहला रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा 0, दूसरा रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा 1, तीसरा रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा 2 और चौथा रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा 3। आप लोग सब जानते हैं कि 0 अजीमुथल क्वांटम नंबर आपके 4s ऑर्बिटल को डिनोट करता है। इसके लिए आपके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 2l+1 के हिसाब से 1 हो जाएगी और m का रिप्रेजेंटेशन आप -l to +l की रेंज में लिखते हैं। तो क्योंकि इसके लिए l की वैल्यू ही 0 है तो इसका रिप्रेजेंटेशन भी हो जाएगा 0। मतलब आप यहां पर 4s ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। यह हम लोगों ने पिछली क्लास में भी बढ़िया तरीके से सीखा था, अगर आपको याद हो तो। अगर मैं यहां पर इसकी बात करूं तो बेटा इसके लिए आपके m की वैल्यू वही हमारा फॉर्मूला 2l+1 से आपके लिए यहां पर वैल्यू हो जाएगी 3। अगर ये वैल्यू 3 हो गई तो इसे मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा? क्योंकि l की वैल्यू 1 है, -l to +l के हिसाब से ये हो जाएगा -1, 0 एंड +1। -1 will represent 4px, 0 will represent 4py एंड +1 will represent 4pz। तो ये आपका ये ऑर्बिटल हो गया। फिर हम थोड़ा और आगे चलते हैं। फिर m की वैल्यू अगर मैं यहां पर 5 लिख दूं तो चलेगा? बिल्कुल सर, 2l+1 वाला फॉर्मूला लगाइए। यहां पर आपके l की वैल्यू 2 है तो 2 to the 4 + 1 5। तो इसको अब मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? -l to +l से। l की वैल्यू यहां पर 2 है तो हम लिखेंगे -2, -1, 0, +1 एंड +2। -1 रिप्रेजेंट करेगा 4dxy को, -1 रिप्रेजेंट करेगा 4dyz को, 0 रिप्रेजेंट करेगा 4dzx को, +1 रिप्रेजेंट करेगा 4d x² y² को और +2 रिप्रेजेंट करेगा 4dz² को। तो ये आपके 5 ऑर्बिटल हो गए। ये सारी बातें हम लोग जानते हैं, ये सब हम निकालना सीख चुके थे। लेकिन पहली बार अब हम लोग f ऑर्बिटल के लिए आए। तो यहां पर हमें क्या सीखने को मिला कि फॉर s ऑर्बिटल आप लोग हमेशा एक ध्यान रखेंगे दैट फॉर s ऑर्बिटल ऑलवेज l विल बी 4। फॉर f ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू हमेशा 3 के बराबर होगी। l की वैल्यू हमेशा 3 के बराबर होगी। जैसे s ऑर्बिटल के लिए क्या सिखाया था मैंने? s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 0 होती है, p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 1 होती है, d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 2 होती है। वैसे ही f ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू हमेशा 3 होगी। l की वैल्यू 3 होगी तो m की वैल्यू हमेशा 7 होगी। m की वैल्यू 7 होने का मतलब है इसके रिप्रेजेंटेशन -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3 से होगा। मतलब f ऑर्बिटल के अंदर टोटल आपको कितने ऑर्बिटल्स दिखाई देंगे? आपको 7 ऑर्बिटल्स दिखाई देंगे f सब शेल के अंदर। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? इज दिस वेरी मच क्लियर टू यू? तो ये f ऑर्बिटल के लिए आप लोग क्या ध्यान रखेंगे कि f ऑर्बिटल 4th शेल से बाद में दिखाई देता है। f ऑर्बिटल के लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 7 होती है। यानी कि आप इसको ऐसा लिखेंगे दैट इन f सब शेल
आपका जो f सब शेल होता है उसके अंदर आपको 7f ऑर्बिटल्स दिखाई देते हैं। 7f ऑर्बिटल्स आप लोगों को दिखाई देते हैं। अब आप लोग जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, देयरफॉर f ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम आप लोग 14 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकते हो। 14 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एकोमोडेट एट मैक्स। मैक्सिमम हम लोग इतने इसके अंदर रख सकते हैं। क्या ये चीज क्लियर होती है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए इनके नोड्स की बात कर लें। रेडियल नोड, नोडल प्लेन, टोटल नोड, n-l-1, l और n-1। 4f ऑर्बिटल के लिए जैसा मैंने आपको बताया इसके l की वैल्यू हमेशा 3 होगी, क्योंकि आप फोर्थ शेल की बात करें तो जाएगा 4 - 3 - 1 यानी कि 0। पहला रेडियल नोड हमेशा 0 देखा गया है। यहां पर नोडल प्लेन, प्लेनर नोड 3 होंगे, तो टोटल नोड यहां पर हो जाएंगे 3। 5f ऑर्बिटल के लिए अगर मैं बात करूं 5 - 3 - 1 यानी कि यहां पर वैल्यू मिलेगी 1, यहां पर वैल्यू अभी भी मिलेगी 3 और यहां पर वैल्यू हो जाएगी 4। तो इस तरीके से आप लोग किसी के लिए भी ये सभी वैल्यूज पता लगा सकते हैं बिना किसी टेंशन के, बिना किसी परेशानी के। तो क्या आप लोगों को सारे f ऑर्बिटल्स और f ऑर्बिटल्स से रिलेटेड सब कुछ क्लियर हो गया? क्या हमें सब कुछ क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अब गाइस हम लोग आगे चलते हैं और अब हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी यहां पर मैं आपको डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, बोर एंड बरी प्रिंसिपल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ लेकर चलता हूं। तो गाइस वो हम लोग एक काम करेंगे, दैट वी विल डिस्कस इन द अगली क्लास, और अगली क्लास में आई विल फिनिश द चैप्टर। यानी ये हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। आफ्टर दैट द लेक्चर विल एंड एंड द चैप्टर विल एंड, और हम लोग उसके बाद में एक क्लास में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे एंड वी विल एंड द चैप्टर। फिर हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की तरफ चलेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप आज का पूरा केस समझ में आया होगा। अगर इतना क्लियर हुआ तो कमेंट सेक्शन में बताना। गाइस शेयर करना पड़ेगा ग्रेविटी सर्कल को, यू गाइस आर नॉट शेयरिंग। प्लीज शेयर करो, सब दोस्तों को बताओ, और वीडियो को देखो तो देखने से पहले लाइक कर दिया करो, ताकि मुझे भी पता चले कितने लोग ऑथेंटिकली वीडियो को लाइक कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।